अगर आप लोग भी MongoDB का इस्तेमाल करते हैं और MongoDB कॉम्पस को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एक अच्छा GUI इन्वायरमेंट आप लोगों को मिले, तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसे टूल के बारे में बताता हूं जो कि आपके MongoDB वर्कफ्लो को कॉम्प्लीमेंट करेगा और आप लोगों को एक बहुत अच्छा तरीका देगा अपने डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करने में, CRUD ऑपरेशंस करने में और भी बहुत चीजें करने में। वेल, इस टूल का नाम है Studio 3D और इसकी पावर्स को डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं अब आप लोगों को लेकर चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन में, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि इसको अनोखा बनाती हैं और आपके प्रोडक्टिविटी वर्कफ्लो में इसकी जरूरत क्यों है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अब हम लोग Studio 3D को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा Studio 3D और Studio 3D लिखने के बाद मैं ट्राई Studio 3D और फ्री पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं विंडोज 64 बिट पे हूँ, तो मेरे लिए विंडोज 64 बिट में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं इसको खोलूंगा और इसके बाद आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो कि MongoDB डेटाबेसेस के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप लोग अगर MongoDB के साथ काम करते हैं तो MongoDB कॉम्पस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन Studio 3D एक स्टेप अहेड जाता है MongoDB कॉम्पस से और आप लोगों को बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रदान करता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट मैंने कर लिया है जिप फाइल को। अब मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो डबल क्लिक करके जैसे मैं किसी एक नॉर्मल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हूँ वैसे ही इसको इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इसको इस्तेमाल आप लोग करोगे। सबसे पहले तो अगर आप लोग ऑलरेडी MongoDB कॉम्पस यूज कर रहे हो तो ये आप लोगों को कुछ स्टेप्स देगा और बोलेगा आप लोगों से कि क्या आप अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस को इंपोर्ट करना चाहते हो कि नहीं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा मैं एग्जैक्टली किस तरह से ये काम करता है। मैंने नेक्स्ट किया, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ना मैं इसको रन करूंगा और डेस्कटॉप आइकन भी मैं बनाना चाहूंगा। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ Studio 3D के अंदर। मैंने इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपके जो ओपन कनेक्शन है वो कहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस इंटरफेस से आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, आपके जो ओपन कनेक्शन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं राइट क्लिक करके अभी डिस्कनेक्ट ऑल कर देता हूँ ताकि मैं किसी भी डेटाबेस से कनेक्टेड ना रहूं। अब आप लोग यहाँ पर क्रिएट अ न्यू कनेक्शन पर क्लिक करोगे या फिर आप कनेक्शन मैनेजर खोलोगे जो कि आपके MongoDB कॉम्पस का सारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करके रखेगा। अब आप मान लो ये लोकल होस्ट से कनेक्ट करना चाहते हो, इसको आप सिलेक्ट करो और कनेक्ट पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप कनेक्ट पर क्लिक करोगे आपका ये ओपन कनेक्शंस में आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस आप देख सकते हो यहाँ पर मौजूद हैं। ये CWH के नाम से एक डेटाबेस पड़ा हुआ है और मैं एक नया डेटाबेस बना भी सकता हूँ एक्चुअली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक कर सकता हूँ और मैं ऐड डेटाबेस कर सकता हूँ जिस तरह से मैं अपना MongoDB कॉम्पस में बनाता हूँ। और इस डेटाबेस का नाम कर सकता हूँ मैं MyTestDB, ठीक है। और मैं MyTestDB को इस तरह से लिखूंगा MyTestDB, ओके पे क्लिक करूंगा और MyTestDB जो है यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड कलेक्शन पर क्लिक करूंगा और मान लो मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ ब्लॉग्स, ठीक है, जिस तरह से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर कैप कलेक्शन भी बना सकते हो, टाइम सीरीज कलेक्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसकी यूनिकनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर आपको ग्रैन्युलर कंट्रोल देखने को मिलता है। जैसे MongoDB कॉम्पस में आपको बहुत ही बेसिक कंट्रोल देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रैन्युलर कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पर क्वेरी डाल सकते हो, यहाँ पर प्रोजेक्शन, सॉर्ट, लिमिट, स्किप, जो आपको डालना है वो अपनी क्वेरी में डाल के रन कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डेटा नहीं है, तो मुझे डेटा यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम हैरी और इसके बाद मैं लिखता हूँ कोडिंग इन लेट अस से पाइथन में मैं कोडिंग करता हूँ और डेटाबेस मान लो मेरा है MongoDB, ठीक है। मान लो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा क्योंकि मैं और डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करूँगा। लेटर से मैं एक और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं नाम रखना चाहता हूँ लेटर से रोहन, ठीक है। ऐड डॉक्यूमेंट करूँगा और यहाँ पर मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्सेल की तरह देखने को मिलता है। ये व्यू आप लोगों को MongoDB कॉम्पस में नहीं मिलता है। अब इस व्यू का फ़ायदा ये होता है कि आपको आपका डेटा क्लियरली दिखाई पड़ता है। अब आप अगर चाहते हो कि इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट कर लो तो आप इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपने कोई पर्टिकुलर क्वेरी रन करी हुई है उसके रिजल्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उसके रिजल्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हो, कुछ इस तरह से कंट्रोल दबाकर, तो आप कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट करो और सिर्फ उनको एक्सपोर्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको इस तरह के छोटे छोटे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब मान लो कि मैं डेटाबेस को
पूरा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा डेटाबेस है, मैं इस पूरे डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग MongoDB कॉम्पस यूज़ करते हैं तो ये बात आप लोग को भी मालूम होगी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है MongoDB कॉम्पस में। तो आप अगर यहाँ पर आते हो, एक्सपोर्ट कलेक्शंस पर क्लिक करते हो, तो ये सारी कलेक्शंस इस डेटाबेस की आप लोगों को JSON डंप में मिल जाएंगी। कन्फिगर पर क्लिक करूँगा, मुझसे पूछ रहा है कहाँ पर आप चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर अपना जो लोकेशन है वो दे दिया है। क्लिपबोर्ड पर मैं नहीं कर सकता इसको अभी, और अगर आप चाहते हो ब्राउज़ करना तो आप ब्राउज़ भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इस फोल्डर में रखना चाहता हूँ इसको, और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूँगा, और जल्दी से मैं इसको डन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रन पर क्लिक कर दूँगा और टोटल 1 यूनिट विल बी एक्सपोर्ट लिख कर आएगा। ओके पे क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा जो जेसन है वो आ गया। और अगर मैं इसको आपको VS कोड में खोलकर दिखाऊँ ना, तो आप देखो यहाँ पर मुझे मेरा डेटा मिल गया है एज जेसन। नाउ इमेजिन कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये चीज़ MongoDB कॉम्पस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि MongoDB कॉम्पस में आपको एक एक करके कलेक्शंस को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एंड एक एक करके कलेक्शंस को एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा पेन इसलिए हो जाता है, लेटेस्ट से आपके पास 10-12 कलेक्शंस हो, आप एक एक करके कितनी कलेक्शंस को एक्सपोर्ट करते रहोगे। यहाँ पर ये एक कन्वीनियंस आप लोग को देखने को मिल जाता है। इसकी एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है ईज ऑफ यूज़। मेरे हिसाब से आप इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक्सपोर्ट का टास्क है, मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, मेरा काम हो चुका है। लेट अस से कि मैं एक बड़ी सिंपल सी क्वेरी रन करना चाहता हूँ। मान लो मैंने ये क्वेरी रन करी, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई कोडिंग में पाइथन हो तो उसको शो करो, और मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो कोडिंग में पाइथन शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ कि ये काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर नेम में हैरी कर दूँ तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मुझे दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को एक रियल डेटा हुक करके दिखाना चाहता हूँ, और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें कैसी होंगी अगर हमने मान लो एक बड़ा डेटा यूज़ किया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और एक नया डेटाबेस बनाऊँगा, ऐड डेटाबेस लिखूँगा, और इस डेटाबेस का नाम मैं रियल करके कुछ कर दूँगा। इसका नाम मैं रियल डेटा के नाम से एक बना लेता हूँ डेटाबेस, और इसके अंदर जो कलेक्शन है उसका नाम मैं रख लूँगा लेट अस से स्नेक्स। तो यहाँ पर ऐड कलेक्शन करूँगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ऐड कलेक्शन करने के बाद इसका नाम मैं डेटा रखता हूँ, और मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा, और मैं एक CSV फाइल को इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर कन्फिगर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर एक CSV इंपोर्ट जो है वो कन्फिगर हो गया है। मैं एक फ़ाइल लेकर आना चाहूँगा, लेकिन इस फाइल को लाने से पहले इस फाइल को मैं एक्सेल में थोड़ा बहुत एडिट करूँगा, और मैं इसमें F1 F2 F3 करके 3 फील्ड्स जो हैं वो लेकर आऊँगा। तो F1 F2 F3 3 फील्ड्स हैं यहाँ पर, इसको मैं डेफिनेटली सेव करूँगा, और इसको मैं data.csv के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आ गया data.csv। स्टूडियो 3D में वापस जाऊँगा, और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके ना ये जो मेरी data.csv है इसको मैं ले लूँगा, और data.csv को लेने के बाद मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर रन क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, और ये जो डेटा है वो मेरा इंपोर्ट हो जाना चाहिए। तो लेट मी रिफ्रेश, और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे डेटा मेरा आ चुका है। अब आप देखो ये मेरा जो डेटा है F1 F2 F3 सारी फील्ड्स है। ट्री व्यू मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पर टेबल व्यू सेलेक्ट करूँगा तो ये डेटा सारा मेरा आ चुका है। और अब मैं यहाँ पर जो है क्वेरी का इस्तेमाल करके इस डेटा पे काम कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहता हूँ अगर एक पर्टिकुलर कोड को, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोड को, जैसे मान लो मैं पाइथन वगैरह अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये पाईमोंगो का ये कोड ले लूँगा। अगर मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट और PHP तो मैं करस्पॉन्डिंग कोड कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारी कॉपी होगी क्वेरी, और वो क्वेरी किस तरह की दिखती है, वो कुछ इस तरह की दिखती है db.collection.find, जो कि हमारी MongoDB शेल में भी हम लोग लिखते हैं क्वेरी, उस तरह की क्वेरी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब मैं वापस अपने उसी 2 डॉक्यूमेंट वाले एग्जाम्पल पे चला जाऊँगा ताकि चीज़ें थोड़ी और लाइट वेट रहें और समझ में आए आप लोगों को। अब आप लोग देखो यहाँ पर, या तो मैं टेबल व्यू चुन सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो जेसन व्यू चुन सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ट्री व्यू चुन सकता हूँ। ट्री व्यू इसका बहुत ज़्यादा यूनिक इस फॉर्म में है कि यार आप एक एक डॉक्यूमेंट को एक्सपेंड करके देख सकते हो। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ टेबल व्यू, क्योंकि मुझे दिखते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक्सेल की तरह। अब लेट्स से आप लोग कोडिंग कर रहे हो पाइथन में, या फिर मान लो आपको इस क्वेरी को एज अ कोड कॉपी करना है। अब यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करोगे और इसके बाद जब आप पेस्ट करोगे, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, तो आपको db.collections ये मिल जाएगा देखने को। और इसका फ़ायदा ये होता है कि चाहे आप पाइथन में करो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में करो, चाहे आप मोंगोज यूज़ करके करो, सिंटेक्स pretty मच सेम रहता है, ठीक है। db.getCollectionBlocks.find कुछ इस तरह से db.blocks.find हो सकता है आपका जो सिंटेक्स है, तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। ये वाला पार्ट लिखना सबसे बड़ा पेन होता है। अगर आप लोग यूज़ करते हो MongoDB तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो
कुल मिला के इसका यूजर इंटरफेस काफी बढ़िया है व्हेन इट कंपेयर्स टू से MongoDB कॉम्पस। अब एक सबसे बड़ा फीचर इसका है रीड ओनली लॉग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि यार जब भी मैं अपनी क्वेरीज के साथ, डेटाबेसेस के साथ काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि एक्सीडेंटली मैं इनको देखते देखते चेंज कर बैठूँ। खासकर ये MongoDB कॉम्पस में होता है। यहाँ तो तब भी व्यू इस तरह से दिख रहा है, बट MongoDB कॉम्पस में मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये देखना होता है कि मेरी कलेक्शन में डेटा क्या है, ना कि मुझे चेंज करना है। अगर आप लोगों को पता हो तो MongoDB कॉम्पस का इंटरफेस कुछ इस तरह का है कि आपने अगर क्लिक कर दिया वहाँ पर और आपने कुछ चेंज कर दिया, और अगर गलती से भी आपने अपडेट पर क्लिक कर दिया तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। एक्सीडेंटली ये हो जाता है क्योंकि जैसे ही आप लोग कुछ टाइप करना शुरू करते हो तो नीचे अपडेट बटन दिखाने लग जाता है, और इस तरह का अपडेट बटन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग रीड ओनली लॉग को जो है कुछ इस तरह से क्लिक कर सकते हो। अब ये देखो, ये लॉक हो चुका है। अब आप इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं कर सकते चेंज। लेकिन अगर आपने रीड ओनली लॉग को ऐसे कर दिया तो मैं हैरी को हैरी 2 कर सकता हूँ और मैं इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ बड़े ईजिली। तो अगर आपको चाहिए कि आप डेटा को चेंज करो तो आप लोग रीड ओनली लॉग को हटा दो, डबल क्लिक करके बिल्कुल जैसे एक्सेल में आप लोग डेटा चेंज करते हो वैसे ऑल्टर कर सकते हो इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ डेटा देखने आए हो तो आप लोग लॉग को लगा दो। रीड ओनली लॉग वाला फीचर काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद एक विजुअल क्वेरी बिल्डर इसमें होता है। विजुअल क्वेरी बिल्डर आप लोगों को मदद करता है एक बहुत ही लेमन टर्म्स में क्वेरी बनाने में। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैच एनी ऑफ, यानी कि किसी भी तरह का कोडिंग या फिर कोडिंग इक्वल हो चाहे किसी चीज़ के, या फिर लेट अस से कुछ और इक्वल हो, लेट अस से नेम इक्वल टू हैरी हो, ठीक है। और आप इस तरह से फील्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन, सॉर्ट, ये सब ऐड कर सकते हो। या तो आप फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कुछ इस तरह से, या फिर आप लोग डबल क्लिक कर सकते हो यहाँ पर और ऐड कर सकते हो फील्ड्स को। और आप जैसे जैसे यहाँ पर एडिट करोगे ना अपनी क्वेरी को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये अपडेट हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो क्वेरी बनाई हुई है ये बनाई हुई है कि या तो नेम हैरी हो या कोडिंग पाइथन हो। तो यहाँ पर आप देखो मैच एनी ऑफ, या तो नेम हैरी हो या कोडिंग पाइथन हो। और मैं इसको जैसे अभी रन करूंगा, आप देखो दोनों डॉक्यूमेंट्स पुल होकर आ गए, क्योंकि या तो नेम हैरी एक्सेप्ट करो या कोडिंग पाइथन, इन दोनों में से कुछ भी मैच होता है अगर तो पुल कर लो डॉक्यूमेंट को, ये मैंने बोला है। तो ये है विजुअल क्वेरी बिल्डर। इस विजुअल क्वेरी बिल्डर से आप लोगों को यहाँ पर क्वेरी बन के मिल जाती है एंड इन टर्न उसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो कोड को, और उसके बाद यहाँ पर अपने कोड में आप इसको ले जा सकते हो। तो जहां आप ये चीज़ मैनुअली टाइप करते ज़रा सोचो, वहां आप लोगों को अभी ये बिल्कुल फ्रेशली देखने को मिल जाता है। db.getCollectionBlogs.find ये सारी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा कन्वीनियंस फैक्टर है। इसके बाद जो अगला फीचर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है इनका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट। अब जैसे मान लो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ करंट क्वेरी का रिजल्ट, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एज अ जेसन, एज अ CSV, SQL, बीजन, या फिर किसी दूसरी कलेक्शन में मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये सारे फीचर्स आप लोगों को MongoDB कॉम्पस में देखने को नहीं मिलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। स्टूडियो 3D में यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद एक और फीचर इसका है SQL या फिर MongoDB टू SQL का माइग्रेशन। यानी कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं MongoDB से SQL में माइग्रेट करूँ तो मैं MongoDB डेटाबेस को किसी भी SQL डेटाबेस से माइग्रेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे एक .SQL फाइल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरा सोर्स डेटाबेस ये ले रहा है, यहाँ पर कौन सी कलेक्शन को मैं माइग्रेट करना चाहता हूँ, फिर जो फाइल बनने वाली है वो क्या, जो मैपिंग है वो रहेगी, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रन माइग्रेशन करूँगा मेरी SQL फाइल बन जाएगी। तो मैं इसको रन माइग्रेशन पर क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है कि कंटिन्यू करना चाहते हो क्या? हाँ मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर माइग्रेशन वाले फोल्डर में आप लोग को ये देखने को मिल जाएगी SQL फाइल। इसके बाद स्टूडियो 3D ने एग्रीगेशन पाइपलाइंस को रन करना बेहद आसान बना दिया है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ही आप एग्रीगेट पर क्लिक करते हो आप लोग को एक एग्रीगेशन एडिटर मिलता है। ये एग्रीगेशन एडिटर आप लोगों को मदद करता है अपनी एग्रीगेशन पाइपलाइन को बनाने में। अब अगर आपको नहीं पता, एग्रीगेशन पाइपलाइन में स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज का डेटा दूसरी स्टेज में जाता है और उस हिसाब से फॉर्मेट होते होते आगे बढ़ता चला जाता है। तो बेसिकली एक पाइपलाइन बन जाती है। इसी तरह की पाइपलाइन आप लोग बना सकते हो स्टूडियो 3D में। अब देखो यार, कोड तो सेम होने वाला है, कोई भी काम आप करना चाहते हो तो उस कोड तक आप कैसे अराइव कर रहे हो ये स्टूडियो 3D आसान बनाता है। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि ये जो स्टेज 1 है वो $मैच है, और ये जो $मैच स्टेज है इसमें लेट अस से मैं दे देता हूँ नेम में हैरी, ठीक है। और जैसे ही मैं नेम में हैरी देता हूँ और स्टेज 1 को मैं रन करता हूँ, अब देखो स्टेज 1 में मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरा स्टेज 1 का इनपुट है, ये मेरा स्टेज 1 का जो है आउटपुट है। तो ये इनपुट डॉक्यूमेंट्स थे, फिल्टर होने के बाद आउटपुट ये आया। अब मैं एक और स्टेज ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके, और वो स्टेज क्या होगी मेरी ये मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ। मैच स्टेट होगी, ग्रुप स्टेट होगी, कोई भी ऑपरेटर इनमें से मैं चुन सकता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वो ऑपरेटर आ गया है। लेट से मैं यहाँ पर सॉर्ट जो है वो चुनता हूँ। यहाँ पर देखो मुझे ये भी बता रहा है कि किस तरह से आप सॉर्ट करना चाहते हो। मान लो मैं नेम 1 करके सॉर्ट करता हूँ, बहुत सिंपल रखूंगा चीज़ों को, और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ना तो ये देखो ये मुझे बता रहा है कि भाई ये इनपुट था
और ये आ गया आउटपुट। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट सेम इसलिए है क्योंकि मैंने क्वेरी में जो है वो नेम हैरी लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, कोडिंग में पाइथन लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर दो हमको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले। तो मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, जैसे ही हमारी पहली वाली जो एग्रीगेशन पाइपलाइन है इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये इनपुट है हमारा और ये हमारा आउटपुट है। इसमें दो डॉक्यूमेंट्स अब आ रहे हैं क्योंकि मैंने कोडिंग पाइथन किया है। जहाँ जहाँ कोडिंग पाइथन होगा आप देख सकते हो वो यहाँ पर आ गया है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है मेरा इनपुट, तो ये मेरा इनपुट डेटा है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये मेरा जो है यहाँ पर आउटपुट डेटा है। आई होप आप लोग को अभी विजिबल होगा। और इसके बाद जब जैसे ही मैं यहाँ स्टेज 2 पे क्लिक करूंगा, ये स्टेज 2 का मुझे इनपुट डेटा दिखा रहा है, ये स्टेज 2 का आउटपुट डेटा दिखा रहा है। मैंने कहा कि नेम से सॉर्ट कर दो, तो एच ऊपर आ गया, आर नीचे आ गया। अब अगर इसी को मैं -1 कर दूं ना यहाँ पर, तो रोहन पहले आ जाएगा, हैरी ऊपर आ जाएगा। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर येलो कलर का एक हाईलाइट आ गया, और ये येलो कलर का जो हाईलाइट है वो मुझे ये बता रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ चेंज किए हुए हैं, और क्योंकि आपने चेंज किए हुए हैं ये डेटा चेंज होने वाला है। रिफ्रेश करूंगा, चेंज हो गया। इस बार देखो रोहन ऊपर आ गया और हैरी नीचे आ गया, और ये वाला जो डेटा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है वो कुछ इस तरह कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कॉम्प्लेक्स डेटा पर और भी बहुत सारी स्टेजेस लगा सकते हो। और जब आप बहुत सारी स्टेजेस लगाओगे, एक एक स्टेज को यहाँ क्लिक कर करके प्रीव्यू कर पाओगे, ज़रा सोचो कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्रीगेशन पाइपलाइन बनाना। फिर आप लोगों के लिए कुल मिलाकर चीज़ एकदम सिंपल है कि आप यहाँ से कॉपी करो अपनी एग्रीगेशन पाइपलाइन और अपने कोड में पेस्ट कर दो, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया ही था थोड़ी देर पहले। और ये आपकी जो एग्रीगेशन पाइपलाइन है, मैं कंट्रोल एन करके दिखाता हूँ, इतना बड़ा कोड आप लोग को ऑटोमेटिकली जनरेट होकर मिल गया है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये कुल मिला के। अब आप लोग अगर MongoDB चार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बहुत ही सीमलेसली एंड इजीली इस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो MongoDB इंस्टेंस में, और आपका चार्ट भी रेडी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट यार। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने AI हेल्पर नहीं देखा है तो यार ये स्टूडियो 3D का सबसे कमाल का फीचर है। और अगर आप जैसे ही AI हेल्पर पर क्लिक करते हो, आप इसको कन्फिगर कर सकते हो एंड ओपन AI की डालकर अपनी AI टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये क्या करता है कि जो ऑलरेडी हमारे ओपन AI के मॉडल्स हैं, ChatGPT हो गया और हमारा DaVinci वगैरह मॉडल्स, जितने भी GPT 3.5 ये सब मॉडल्स का इस्तेमाल करके आपका ये जो स्टूडियो 3D का एनवायरनमेंट है इसको AI पावर्ड बना देता है, जो कि मेरे हिसाब से एक गेम चेंजिंग चीज़ है। सब सॉफ्टवेयर में ये फीचर होना चाहिए। नाउ मेंटेनिंग एन AI मॉडल इज इन इटसेल्फ अ टास्क। तो इन्होंने क्या किया, ऑप्शन दे दिया आपको अपनी ओपन AI की API की डालने का, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत सही चीज़ है यार। अपनी की लेकर आओ और अपनी की के हिसाब से जो यूजेज है आप यूज करो। तो जो स्टूडियो 3D है वो AI इनेबल्ड भी है, एंड MongoDB कॉम्पस में कब AI आएगा भी कि नहीं आएगा ये हम में से किसी को नहीं मालूम है। AI हेल्पर से आप नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई मैंने ये ऐसे किया है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, और वो बता देगा कि भाई आप ऐसे कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका जो AI हेल्पर है ना वो काफी कमाल का है। मैं आप लोगों को AI हेल्पर दिखाता हूँ इनका। तो अगर आप यहाँ पर एग्रीगेट पर क्लिक करोगे एंड लेट अस से मैं अपना जो डेटा है वो यहाँ पर लेकर आता हूँ। मैं एक काम करूँगा कि जो डेटा है मेरा उसको यहाँ पर लेकर आऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, सारा डेटा मेरा आ चुका है। एंड लेट अस से कि जो मेरी मैच क्वेरी है उसमें मैं लिखता हूँ कि जो F1 हो मेरा वो 1 हो। ठीक है, मान लो मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से कि मेरा F1 1 हो। तो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, आप देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरा F1 1 है वहाँ वहाँ आउटपुट मेरे पास आ जाएगा। सिर्फ एक जगह 1 है एक्चुअली। तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर सकता हूँ। अब मानो मुझे ये नहीं आता कि यार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे करते हैं। मैं AI हेल्पर के पास जाऊँगा और यहाँ पर अपनी एक्चुअल ChatGPT की जो API है उसको हुक करूँगा सही से। इसको एक बार हुक करने के बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा कैन यू चेंज दिस क्वेरी सच दैट ओनली records or documents having greater than 55 F1 appears। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा आपको क्वेरी जनरेट कर लेना है और आपको यहाँ पर इसको डिस्कार्ड करके एक नई क्वेरी को जनरेट कर लेना है। और आप लोग देखो यहाँ पर इसने बना दी क्वेरी मेरी F1 ग्रेटर देन इक्वल टू 55। इसको मैं रन करूँगा, इसको यहाँ रन करूँगा और आप देखो एग्जैक्ट इसने बना दिया। और आप इससे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी ट्राई आउट करवा सकते हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अब एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर वो ये है कि अगर आप लोग को सीक्वल आती है, और आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि MongoDB में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनको सीक्वल आती है, उन्होंने शुरू से सीक्वल में काम किया होता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। आप लोग अगर सिर्फ सीक्वल जानते हैं तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं एंड अपनी सीक्वल क्वेरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं MongoDB क्वेरीज में। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रन स्टेटमेंट करूँगा, आप देखो यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो बन चुकी है। सीक्वल क्वेरी ये थी, क्वेरी कोड आपका ये रहा। आप इस क्वेरी कोड को कॉपी कर लें। आप अगर चाहें तो आप इसका जावास्क्रिप्ट कोड लिख लें, MongoDB शेल कोड ले लें, जो कोड आपको चाहिए होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर सीक्वल आने वालों के लिए
बहुत बड़ा बून है ये। अब इसके बाद मैं कुछ और फीचर्स आप लोगों को बताता हूँ। इसके एक सबसे बड़ा फीचर इसका है टीम शेयरिंग। आप लोग शेयर कर सकते हो अपने एक इंस्टेंस को अपनी टीम के साथ, ताकि आप लोग अगर किसी भी डेटा पे काम कर रहे हो तो आप डायरेक्टली अपने 5-6 टीम मेंबर्स के साथ शेयर करके क्वेरी वगैरह बिल्ड कर सकते हो। एआई हेल्पर तो कमाल का है यार कि आप एक प्रॉम्प्ट डालो और उसके बाद आपको कोड मिल जाएगा एंड उसके बाद उस कोड को आप लोग डायरेक्टली अपने मोंगोज, पाइथन, पाईमोंगो, जिसमें भी आप लोग मोंगोडीबी यूज कर रहे हो उसमें डाल सकते हो। अब स्टूडियो 3D के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को स्टूडियो 3D के लिए एटलस की ही जरूरत है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैंने आप लोगों को लोकल होस्ट में इसको यूज करके दिखाया है, तो आप लोग इसको लोकल होस्ट में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसको यूज करने के लिए एक अलग से डेटाबेस वगैरह खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो आई होप कि आप लोगों को मजा आया इस टूल को देखकर। कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि स्टूडियो 3D एक अलग से टूल है और जो मोंगोडीबी कॉम्पस है वो मोंगोडीबी जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में शिप होता है। मोंगोडीबी का अपना प्रोडक्ट है। स्टूडियो 3D का एम ये है कि ये मोंगोडीबी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको सप्लीमेंट करेगा। जस्ट लाइक आप लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर देखते हो कंप्यूटर में, PHP, XAMPP और इन चीज़ों से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हुआ करते थे जो कि एग्जिस्टिंग सीक्वल कैपेबिलिटीज़ को आसान बनाने के लिए आप लोगों के सामने आए। PHP एडमिन था जो कि सीक्वल को बहुत ईजिली यूज़ करने के लिए एक वेब इंटरफेस में आप लोगों के लिए बनाया गया। तो उसी तरह का एक टूल स्टूडियो 3D भी है। इसका डायरेक्ट कंपैरिजन बिल्कुल भी मोंगोडीबी कॉम्पस से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों के काम को आसान बनाएंगे अगर आप लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हो मोंगोडीबी को। और मोंगोडीबी में आपका बहुत सारा डेटा रहता है और आप कुल मिलाकर अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू मोंगोडीबी। अब स्टूडियो 3D में ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोग खुद से एक्सप्लोर करना और मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि स्टूडियो 3D इज नॉट जस्ट अबाउट दीज 4-5 फीचर्स जो कि मैंने आप लोगों को बताए। आप लोग कुछ ऐसे फीचर्स मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में जो कि आपने खुद से एक्सप्लोर किए और आप लोगों को स्टूडियो 3D के इन फीचर्स ने हेल्प किया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।